नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। आज से ठीक 100 साल पहले 1924 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंग्लैंड से भारत लौटे थे। अंग्रेजों के जमाने में दलित वर्ग से जुड़े लोगों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन बनाया गया, जिसका संयुक्त नेतृत्व सर चिमन लाल सीतलवाड़ के साथ डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे। दलितों को शिक्षित बनाने, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनका प्रतिनिधित्व मजबूत करना एसोसिएशन का उद्देश्य था। 100 साल बाद आज बाबा साहेब के आदर्शों की ही दुहाई देकर 3 दलित युवा चुनावी मैदान में हैं। चिराग पासवान, आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद। चिराग 41 साल के हैं, आकाश 29 के और चंद्रशेखर 37 के। 100 साल पहले डॉक्टर अंबेडकर 33 साल के थे। यानी आज जिन 3 युवाओं का दावा है कि डॉक्टर अंबेडकर के सपनों की दलित चेतना वही पैदा कर सकते हैं, कमोबेश उसी उम्र के 100 साल पहले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। आखिर उनके नाम से चुनावी दाम भुनाने की कोशिश करने वाले इन तीनों नेताओं का क्या है राजनीतिक स्टैंड और कैसा दिखता है भविष्य, इस पर हम विस्तार से आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान को राजनीति अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से विरासत में मिली है। 10 साल पहले ही रामविलास पासवान ने चिराग को न सिर्फ सांसद बनवा दिया था, बल्कि पार्टी के संसदीय बोर्ड का नेता भी। वो तो पासवान की मृत्यु हो गई और चिराग के चचा पाशुपति पारस ने पार्टी हड़प ली, जिससे उनकी राजनीतिक हालत थोड़ी खराब हो गई। फिर भी इस चुनाव में बीजेपी ने गठबंधन पाशुपति पारस से नहीं बल्कि चिराग से किया है और उनको 5 सीटें लड़ने के लिए दी हैं। अपने पिता के बगैर चिराग पहली बार लोकसभा चुनाव का सामना कर रहे हैं। चुनाव के नतीजे बताएंगे कि जिस पासवान को लालू प्रसाद यादव मौसम वैज्ञानिक कहते थे, उस पासवान के बेटे में राजनीतिक वक्त को भांपने का कितना हुनर है। आज उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राजनीतिक सक्रियता के राज्यों में दलित राजनीति के आलमबरदार यही तीनों चेहरे हैं। इनमें चिराग पासवान और आकाश आनंद तो एक तरह से मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद अपने संघर्षों के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। इसलिए उनका संघर्ष राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की मंजिल से बार बार टकराता है। पिछले 3.5 दशक से उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित नेतृत्व का चेहरा मायावती ही बनी हुई थी। उनको काशीराम का वरद हस्त प्राप्त था। उस मायावती की दलित राजनीति पर सर्वाधिकार में सेंध किसी ने लगाने की कोशिश की और बहुत हद तक लगाई भी, तो राजनीतिक दल के रूप में बीजेपी ने और व्यक्ति के रूप में चंद्रशेखर ने। बीजेपी ने लाभार्थियों का एक बड़ा समर्थक समूह दलितों के बीच से पैदा किया, जो मायावती की निष्क्रियता और आराम तलबी से पैदा हुए शून्य में बीजेपी में नई शरण ढूंढने लगे। लेकिन व्यक्ति के तौर पर उस बेचैनी को आकार दिया चंद्रशेखर आजाद ने। यह भी अजीब संयोग है कि 2017 में जब ठाकुर बनाम दलित द्वंद्व में चंद्रशेखर जेल गए, तो उसी साल मायावती ने अपने समर्थकों, प्रशंसकों और कार्यकर्ताओं से अपने भतीजे आकाश आनंद को इंट्रोड्यूस कराया। वो सहारनपुर में विधानसभा के लिए चुनावी रैली में आकाश को लेकर गई थी और ये बताने की कोशिश की थी कि बीएसपी के आकाश का भावी सूरज उनका भतीजा ही है। ये तो यूपी की जनता ने तब बीजेपी को प्रचंड बहुमत देकर हाथी को हवा कर दिया था, लेकिन बीएसपी का एक बड़ा वोट बैंक वो तब भी था। 2019 और 2022 में ये वोट बैंक घटता गया और अब 2024 के चुनाव में ये वोट बैंक एक बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह से घिरा हुआ है। पिछले साल दिसंबर में मायावती ने आकाश को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन इस चुनाव के बीच योगी सरकार पर आकाश आनंद के आपत्तिजनक बयानों के कारण उन्हें अपरिपक्व बताकर उत्तराधिकार से वंचित कर दिया है। अब मायावती आगे क्या करेंगी ये तो नहीं मालूम, लेकिन गुरुग्राम, नोएडा से लेकर शुरुआती पढ़ाई और लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ प्लाईमाउथ से एमबीए करने वाले आनंद ने इस पर बयान दिया है कि मायावती का हर फैसला सिर माथे पर। आकाश आनंद की राजनीति देखकर लगता था कि वो बीजेपी से 2-2 हाथ करना चाहते हैं, लेकिन मायावती की पिछले कुछ सालों की राजनीति पर नजर डालें तो वो दलित हितों के लिए सत्ता से टकराने की जगह एक स्याह खामोशी में छुपती नजर आ रही हैं।
लंदन में पढ़े आकाश ने भारत आने के बाद पहले अपने पिता आनंद कुमार का बिजनेस संभाला, फिर बुआ ने उंगली पकड़कर राजनीति के डगर पर खड़ा कर दिया और परंपरागत राजनीति करने वाले मायावती को एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकाश खींच लाए। आकाश अंग्रेजीदा है, लेकिन यूपी की राजनीति शुद्ध देसी अंदाज वाली है। इसलिए कानून की पढ़ाई करने वाले चंद्रशेखर आजाद नगीना से चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन दलितों की युवा पीढ़ी में वो एक ऐसे जुझारू नेता की पहचान बना चुके हैं जिन्होंने भीम आर्मी बनाकर डॉक्टर आम्बेडकर के उसूलों के साथ अपनी पहचान जोड़ने की कोशिश की है। 28 जून 2023 को यूपी के सहारनपुर में उन पर कार सवार हमलावरों ने गोली चलाई, जो चंद्रशेखर को छूकर निकल गई। इस गोली ने चंद्रशेखर को नया राजनीतिक जीवन दिया। चंद्रशेखर का 5 भाई बहनों का परिवार है और एक समय में वो अमेरिका जाकर पढ़ने का ख्वाब देखते थे, लेकिन वो अब पूरी तरह से राजनीतिक हो चुके हैं। हालांकि इस बीच विवादों से भी उनका वास्ता कायम रहा। 21 अप्रैल को आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य में चंद्रशेखर आजाद पर एक खबर छपी, जिसमें वाल्मीकि समाज से आने वाली रोहिणी घावरी नाम की एक लड़की ने चंद्रशेखर पर धोखा देने और शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप लगाया। पांचजन्य में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रोहिणी को लगता है कि वह अब किसी भी पुरुष पर जीवन भर यकीन नहीं कर सकती। इस वक्त वो स्विट्जरलैंड में रहती हैं और पीएचडी कर रही हैं। खैर, इन व्यक्तिगत आरोपों प्रत्यारोपों के बीच आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद के वजूद के बीच नगीना की सीट खड़ी है। नगीना एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, जहां से चंद्रशेखर निर्दलीय उतरे हैं। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो ये संदेश जाएगा कि अब दलितों का आदर्श मायावती के महलनुमा घर से शिफ्ट होकर चंद्रशेखर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लेकिन हार जाते हैं और नगीना में बीएसपी का उम्मीदवार उनसे ज्यादा वोट हासिल कर लेता है, तो उनकी राजनीति बहुत कुछ वैसी हो जाएगी जैसे महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की है। ठसक दिखा सकते हैं, लेकिन वोट की कसक भी बनी रहेगी। हालांकि 40 साल पहले बामसेफ से होते हुए काशीराम ने जब बीएसपी बनाई थी, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि 10 सालों के भीतर उनकी पार्टी यूपी की सत्ता में शामिल होगी। और ये तो किसी ने नहीं सोचा था कि 11 साल के भीतर उसी बीएसपी से एक दलित महिला उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। बीजेपी के समर्थन से ही सही 1995 में मायावती के जरिए दलितों ने यूपी में सत्ता का स्वाद चखा। अब उस सत्ता के दरवाजे पर यूपी में 2 दलित युवा हाथ दस्तक दे रहे हैं। एक मायावती की भतीजे आकाश आनंद, जिनके हाथों में वंशवाद की पूंजी है, तो दूसरे चंद्रशेखर, जिनका दावा है कि वो किसी भी आम दलित की तरह ही हैं। और इस तरह वो दलितों की चेतना को गर्वीली हवा देते हैं। लेकिन ये भी सही है कि इन दोनों हाथों से दी गई दस्तक इतनी मजबूत नहीं दिखती कि यूपी की जनता इनके लिए दिल का दरवाजा खोल दे। रही बात भविष्य की, तो देश देख रहा है कि 40 साल पहले जो बीजेपी 2 सांसदों वाली थी, वो आज दिल्ली के तख्त पर हैट्रिक लगाने का दावा ठोक रही है। दलित राजनीति के वर्तमान और भविष्य पर आज इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।